मेरी बच्ची ने पानी तलक का न पिया, उसे पानी भी नसीब न हुआ। या खुदा मेरी बच्ची से एक गुनी इंसाफ दिलवा दे, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बड़ा भैया भी कह रहा था आ रहा हूँ, इधर इंतजार भी नहीं करा उन्होंने, इतने पे तो उन्होंने फांसी दे के मार दिया। नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आज हम पहुंचे बत्रा के एसडीएम ऑफिस के सामने। दिल्ली में क्या बेटियां सुरक्षित हैं? अगर इस सवाल का जवाब आप नेताओं के भाषणों में ढूंढ रहे हैं तो यकीन मानिए आपको इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। थोड़ी सी और मेहनत कीजिए और अपने आसपास हो रही दुर्घटनाओं पर नजर डालिए तो आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। ये दिल्ली है और दिल्ली में बेटियां सुरक्षित है या नहीं है, इसी का जवाब ढूंढने के लिए आज हम आए हैं। लगातार जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, एनसीआरबी का आप डेटा देख सकते हैं, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है इस तरीके के मामलों में। और फिर आज एक बेटी उस उत्पीड़न का शिकार हुई है और उसने उसकी कीमत अपनी जान दे करके चुकाई है। इसी मामले पर यहाँ पे जो परिजन है, उसके जानने वाले लोग हैं, उनसे जानेंगे कि पूरा आखिर मामला क्या है। कैमरे के सामने उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला उनके साथ क्या हुआ था और किस तरीके से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद राशिद नाम है मेरा। क्या हुआ था पूरा मामला? मेरी बहन ने फोन करा था 8:45 बजे करीब, कहा भैया मुझे लेने आ जाओ। बेटी मैं कहने लगा बहन मैं तो काम पे आ गया हूँ, मेरा बड़ा भाई लेने के लिए जा रहा है। तो उन्होंने शाम तक का फिर बात करी मेरी बहन से कि शाम को तक आ जाऊंगा मैं। इतने शाम तक इंतजार नहीं करा, देखा कि वो तो बेचारी इतने में ही मार दिया उसे, टॉर्चर कर करके। अब बताओ इसमें क्या, कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बहन तो मेरे भैया को सबका इंतजार करती रही, मेरी बहन से भी बात करती रहेगी। अब मैं कह रहा था मैं आ रहा हूँ, मेरा बड़ा भैया भी कह रहा था आ रहा हूँ, इधर इंतजार भी नहीं करा उन्होंने, इतने पे तो उन्होंने फांसी दे के मार दिया। आपकी क्या लगती? मेरी बहन थी वो, मेरी बहन थी। मेरी बहन ने जो ना 2 दिन से ना पानी पिया था, ना अनाज का खाना पीना कुछ नहीं खाया था, और वो 15 दिन से लाचार होके वहाँ पे पड़ी हुई और ससुराल के लिए आने के लिए मिन्नतें कर रही थी वो कि मुझे मेरे ही ससुराल छोड़ जाओ। ना कि वो पीहर में आने को कह रही थी, लाचार वो हो अपनी क्या कहते हैं ससुराल में आने के लिए कह रही थी। मगर फिर भी क्या कहते हैं उन्होंने उसके साथ में इतना जुल्म करा कि आखिर उसे क्या कहते हैं मजबूरन होके अपने आप पर ही सब कुछ सहन कर लिया। उसने सब कुछ अपने ऊपर ही सहन कर लिया। मेरी बच्ची ने रो रो के, मेरी बच्ची ने पानी तलक का न पिया, उसे पानी भी नसीब न हुआ। या खुदा मेरी बच्ची से एक गुनी इंसाफ दिलवा दे, मुझे इंसाफ चाहिए। और जो केजरीवाल और जो क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर, तो मुझे इंसाफ दिलवाएंगे मेरी बहन के लिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इन्होंने जितना भी जुल्म करा है, शायद आज के बाद में किसी भी दी बेटी के ऊपर, मेरी बहन के साथ जो हुआ है, कभी भी किसी बेटी के साथ में ये जुल्म ना हो। इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहती हूँ। और कोई भी आज के बाद में कोई भी मेरी बहन के क्या, कोई भी धी बेटी के लिए कोई भी मर्द कोई भी टॉर्चर ना करे, इसकी ये समस्या निकल के आनी चाहिए। मीडिया में इस तरीके से फैल जाए ये कि जो आज के टाइम में कोई भी लड़की जो डर के या रह रही है या क्या कहते हैं किसी से लाचार है या फिर किसी से परेशान है, तो वो सर उठा के जीना चालू कर दे आज से। मेरी बहन को क्या, सबको आज पूरी दुनिया में हर एक बेटी को, हर एक बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बहन को इंसाफ मिलेगा तो मैं मानूंगी कि ये इसमें मीडिया वाले क्या सब क्या कहते हैं मेरे लिए सब खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं। आपका क्या ताल्लुक था उनसे जिनकी मौत? वो मेरी सगी बहन थी, वो मेरी सगी बहन थी। वो मुझे लेने को आ जाओ। मैंने कि मैं तो इस टाइम काम पे आ गया हूँ, मेरा बड़ा भैया जा रहा है लेने के लिए। बड़े भैया ने फिर बात करी, बहन मैं तो शाम को लेने के लिए आऊंगा। तो शाम से पहले ही 1:30 बजे मेरे फोन आया कि छोटे भाई ने बताया कि उसको मौत। आपको क्या लगता है, आप कैसे समझ रहे इस मामले को, क्या हुआ होगा? मैं तो यही आ रहा, जब उससे फोन तक का छीन लिया ना, बात करने दी। अभी मुझे तो यही लग रहा उन्होंने ही मारा है। जब इंसान बात करेगा तो पता भी चलेगी। हम अपनी बहन से पूछते क्या परेशानी है, भाई बहन मैं आ रहा हूँ तो ये लेने के लिए। अब इन्होंने बात करने दी फोन। एक बार मुझे ये बताइए कि उनके साथ इस तरीके की घटना लगातार हो रही थी, आप लोगों को ये जानकारी कब मिली?
हमें उसके साथ में ये परेशानी 15 दिन से चल रही थी। 15 दिन से परेशानी चल रही थी, मगर मैं दोनों के बीच में ये कोशिश कर रही थी कि दोनों ये क्या कहते हैं, दोनों मिलजुल के रहें। हैं, शादी है, कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, शादी है, ये दोनों मिलके चलें। मगर फिर भी मेरी बहन ये चाह रही थी कि मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या कहते हैं, मुझे ससुराल में छोड़ दो। मगर उस आदमी ने ना उसे ससुराल में छोड़ा और उसे घुट घुट के टॉर्चर कर करके उसे एक एक बूंद पानी इसके लिए तरसा दिया, उसे एक एक रिजक के लिए तरसा दिया। आज आखिर को उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो खुदकुशी नहीं है, वो खुदकुशी नहीं है। मैं चीख चीख के रो के कह रही हूँ इस बात को, वो खुदकुशी नहीं है। जब इंसान लाचार हो जाएगा तो लास्ट मकसद क्या होएगा, लास्ट मकसद क्या होएगा? कोई भी लड़की को कबूल कर लेगा जब उसके साथ में इतना सब कुछ हो रहा था। मैं क्या आप कहूँ? लोगों को ये खबर कब मिली? मेरी बहन की बात हुई थी 10 बजे से 10:15 बजे बात हुई ही मेरी बहन की। मैंने उससे कहा था कि तू भैया से बात कर ले। उसने भैया से बात करी और क्या कहते हैं, मैंने कि तू सारी बात बता दे, भैया तुझे लेने के नहीं आएगा। फिर बड़े भैया से भी बात हुई, नुका बेटा मैं शाम को आऊंगा। ऐसा क्या मुद्दा बन गया, ऐसी क्या मजबूरी, क्या टॉर्चर करा मेरी बहन को जो उसने शाम तलक नहीं इंतजार करा। आज से पहले 2-2 दिन तलक उसने खाना नहीं खाया, पीने नहीं खाया। मगर मेरी बहन इतनी कमजोर और इतनी लाचार नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, कानून जानती थी, सब कुछ जानती थी, दीन के रास्ते पे, हदीस के मामले में सब चीज से गुजरी हुई थी मेरी बहन। और उसने क्या कहते हैं, ये इतना टॉर्चर करा मैं उसके साथ में कि उसे लाचार अपने ही ऊपर सहन करना पड़ गया उसे। और भी लोग हैं उनके जानने वाले, आसपास के पड़ोस के हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या था और किस तरीके से ये घटना घटी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राशिद आलम है। और मैं क्या हुआ था उस दिन? बेसिकली हम लोगों के पास तो आज ही सुबह इन्फॉर्मेशन मिली इस बारे में कि गोविंदपुरी का केस है शायद। ये बच्ची जो है पिछले 15-20 दिन से परेशान थी और इसकी फैमिली की ससुराल वालों की तरफ से लगातार टॉर्चर करा जा रहा था। बच्ची को खाने की भी दिक्कत थी, बाकी सारी परेशानियां थी, लेकिन ये अपने परिवार से सारी चीज शेयर कर रही थी धीरे धीरे। लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि उसके साथ इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। कल का जैसे कि परिवार के लोगों से बातचीत हुई, उससे पता ये चला कि कल 12 बजे तक इस लड़की के हस्बैंड ने लड़की के परिवार से ही बात करी और तब तक भी इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि लड़की की कोई तबीयत खराब है या लड़की किसी तरह के डिप्रेशन में है उनकी तरफ से। जब उनसे बात होती थी इस बारे में कि भाई आप बताओ क्या बात है, क्यों ऐसा सब कुछ है, तो वो कहते थे नहीं सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। लड़की के भाइयों से, इनके पापा से बात हुई, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग आ जाएं बात करने वहाँ पर। तो लड़के की तरफ से यार नहीं, हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का इशू नहीं है और कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को आने की। फिर उसके ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद इन लोगों को इन्फॉर्म करा गया कि लड़की जो है इसने आत्महत्या कर ली है और इसे हम हॉस्पिटल ले आ चुके हैं। मेरा सवाल बस यही बनता है दिल्ली पुलिस से भी और आप लोगों के माध्यम से, आपका चैनल बहुत मशहूर चैनल, उसके माध्यम से मेरा यही कहना है कि अगर ऐसा कुछ केस हुआ, अगर उस लड़की ने आत्महत्या करी या कुछ भी करा, तो एटलीस्ट जब उसकी बॉडी को उठाया गया तो उस वक्त पुलिस का वहाँ मौके पर होना जरूरी था। कौन लोग उसे हॉस्पिटल ले गए इसका कुछ नहीं मालूम। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, क्योंकि जिस घर में वो रहती थी वो एक रेंटेड होम था, उसके मकान मालिक ने। घर कहाँ था उनका? इनका घर गोविंदपुरी के अंदर है, गोविंदपुरी के अंदर, तो गोविंदपुरी के थाना एरिया पड़ता है, उसके अंदर है। तो पता ये चला कि वो कौन लोग वहाँ लेके गए कुछ नहीं मालूम, जबकि लड़की के परिजनों के द्वारा पता चला है कि उस लड़की ने सुबह 9 बजे करीब अपने जिसका वो घर है उनसे बातचीत करी कि भाई मुझे अपने घर भेज दो, मुझे अपने घर जाना। तो वहाँ से भी कोई सहयोग नहीं मिला। कुल मिलाकर टोटल ये पता चल रहा है कि दिल्ली के अंदर महिलाओं पर जो जुल्म लगातार बढ़ रहे हैं उसकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हम लोग इस पर कोशिश करनी चाहिए कि इसे रोका जाए, वरना ऐसी जैसी यास्मीन नाम था इस बच्चे का, ऐसी ना जाने कितनी बच्चियां रोजाना शिकार हो रही हैं। और पुलिस के ऊपर हम सिर्फ आग्रह करना चाहेंगे पूरी तरह से कि खास तौर से इस मुद्दे को और ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर पूरी तरह से सहयोग करे और इस बच्ची को इंसाफ दिलाए। बहुत बुरा हाल है इन लोगों का और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बेहद गरीब लोग हैं। इसलिए एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप आरोपी किसको मान रहे हैं? आरोप किस पर है आपका? देखिए आरोप तो सीधा मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इस वाले केस के अंदर कहूँ तो पूरी तरह से इनका परिवार जो है लड़की का पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि जब लड़की मेंटली परेशान थी, लड़के का पूरी तरह से वो परेशान थी और आपको सारी चीज बता रही थी, तो आप लोगों को देखना चाहिए था क्या होना था। उसके अलावा मेरा आरोप रहेगा हमारे समाज के ऊपर भी, क्योंकि उसके अंदर वो जो मकान मालिक है वो भी इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं उसने अपने मकान मालिक से ही बोला कि मेरे साथ ये परेशानी है, मुझे घर जाना। ये हम सबका ही एक तरह से परेशानी है, हम सभी लोग समाज के अंदर रह रहे हैं, हमें देखना चाहिए। मकान मालिक से आप लोगों की इस मसले में कभी बातचीत हुई?
मकान मालिक से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। उस लड़की ने अपने मकान मालिक से बोला था कि मुझे घर जाना है अपने, तो उस मकान मालिक ने जबरदस्ती उसे घर में भेज दिया कि तेरा हस्बैंड आएगा वो तुझे भेजेगा, और इसकी जानकारी उस लड़की ने अपने परिवार वालों को दी। तो वहां से पता चला। और देखिए ना, अगर कोई इंसान अपनी जान के ऊपर या फिर उसके ऊपर ऐसा करा जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि सडन कोई ऐसी चीज होती है। एक बार मकान मालिक और जो आरोपी आप बता रहे हैं, जिनके बारे में आप आरोप लगा रहे हैं जिन पर, उनका नाम बताइए और कहाँ पे उनका रिहाइश है। देखिए, मकान मालिक का नाम वगैरह मैं नहीं जानता क्योंकि मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ। चलिए, मैं और जो इनके परिजन है मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। किन पर आरोप है आपका, उसका नाम क्या है? आरोप क्या कहते हैं वहाँ पे, उसका तो मुझे पता नहीं है। बाकी में बिलाल है, आपकी बहन की शादी जिससे हुई थी, बिलाल नाम है उसका, बिलाल है। उसने जानबूझ के उसे टॉर्चर करा है और 15 दिन से उसे टॉर्चर कर रहा था वो, और आखिर को उसे क्या कहते हैं ये काम करने पे उसने मजबूर कर दिया। वरना मेरी बच्ची ऐसी थी, भूखी रह लेती थी 4 दिन 5 दिन, मगर किसी से आज तलक उसने उफ तलक की न करी, और वो आज भी सह लेती। मगर उसकी जन क्या मजबूरी बनाई, क्या उस पर दबाव डाला जो उसको ये काम करने पे उसने मजबूर कर दिया। और मजबूर करने के बाद में भी ये लगा लो मुझसे बात करता रहा वो फोन पे 12:30 बजे तक, और वो घर पे मरी भी पड़ी रही। और उसकी इतनी हिम्मत देखो कि उसे मरी हुई को वहां से निकाल के और क्या कहते हैं अपने पड़ोसियों के साथ में लेके, ना हमें कोई ना हमें कोई वो दी कि क्या कहते हैं हमारे तुम्हारी बच्ची के साथ में क्या हुआ है, ये मर गई है या क्या करा है, और सीधा अस्पताल लेके पहुंच गया। जबकि हमारी बच्ची का हक था, उसे पहले वो हमें बताता। उसने मार भी दिया, उसे टॉर्चर भी कर दिया, सारा कुछ करने के बाद में भी, और वो उसे बच्ची को वहां लेके चला गया और बिना उसके ना किसी पुलिस वाले को इन्फॉर्म करा, ना किसी को कुछ करा, और खुद सीधा जाके और वहाँ पे लेके चला गया अस्पताल में। अभी बॉडी कहाँ है उस बारे में आप लोगों को पता है? बॉडी क्या कहते हैं उसकी अभी तक भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ से भी कहीं से भी उसकी कोई भी वो नहीं मिल रही है हमें, और कोई हमें इंसाफ नहीं दिखाई दे रहा है। हमें इंसाफ चाहिए, और हमारी बहन की बॉडी अभी भी वहीं पे ही पड़ी हुई है। हमें ये भी पता नहीं है, कल से बॉडी पड़ी हुई है, वो 2:30 बजे से बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पे, और हमें ये भी पता नहीं है कि हमारी बच्ची के साथ में अभी पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है। और वो लाचार वहीं पर अभी पड़ी है, और कोई भी हमारे साथ में खड़ा होके, कोई भी पुलिस वाला या कोई भी हमारे साथ में हमें साथ में लगने के लिए या कोई भी हमें इंसाफ दिलवाने के लिए तैयार नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए। हमें इस बात का भरोसा है कि आप लोग, आप जनता हमें इंसाफ दिलाओगे। और मेरी बहन को क्या कहते हैं, मेरी बहन को उसकी रूह को सवाब जब ही पहुंचेगा जब मेरी बहन को और आप जनता लोग सब उसे इंसाफ दिलाओगे। तो आज मुझे तुम्हारी जरूरत है और मेरी बहन को जरूरत है। अब खुदा का वास्ता है, आपके दिल में और जो जरा सा भी रहम है तो मेरी बहन को इंसाफ दिलवाओगे। और केजरीवाल से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है इस बात की कि मेरी बहन के लिए इंसाफ कराएं और इंसाफ दिलाएं मेरी बहन को। बस मैं यही तक के भाई हैं मेरे साथ। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद राशिद। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी इस तरीके का जो विवाद था वो क्या शुरुआती दिनों से था, शादी के बाद से? शादी के बाद से तो ठीक ठाक रह रही थी। फिलहाल मैं दिल्ली रहता था, दिल्ली से ही आया था अपनी बहन की शादी में। एक दिन के लिए फिर आगे चला गया था। हमारे ताऊ हैं और हमारे पापा हैं, उन्होंने रिश्ता कराया था। ताऊ के लड़कों ने बता रहे थे कि ठीक ठाक है। फिलहाल अभी मैंने अपना मकान लिया था गांव में, तो उन्होंने सब बहनों की फुप्पो की दावत करी थी। तो मेरी बहन के साथ, जो मेरी बहन की मृत्यु हो गई है, उनके साथ नहीं आए थे वो। मैंने बुलाया था आ जाओ, तो इकले आए थे। तो इकले ही कह रहे थे मेरी बहन से कि तुम ही छोड़ के आओगे, मैं अपनी बहन को छोड़ के आओगे दिल्ली। मैंने कि नहीं, तुम जैसे लेकर आए हो तुम ही छोड़ के आओगे। शादी में आए थे वो, ताऊ के लड़के की भतीजों की, मेरी भतीजों की शादी थी, उसमें आए थे 30 तारीख को। 31 को मैंने अपने घर में फंक्शन रखा था। तो मैंने कि बिलाल भाई ऐसा है, तुम ही अब मेरी बहन को लेकर आए हो शादी में, जहाँ लेके आए वहीं से विदा होकर जानी चाहिए। तो उन्होंने भी मेरा कहना माना, लेके चल गए। उस दिन से 30 तारीख से परेशान है मेरी बहन। अच्छा, इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई? प्रशासन की ओर से किसी तरह का आपको आश्वासन दिया गया? अभी तक कोई कार्रवाई की हमें पता नहीं चली। हम सुबह 9 बजे आ गए थे, 9 बजे से यूं ही भटक रहे हैं, अभी तक कुछ जवाब नहीं मिल पाया। यहाँ एसडीएम बत्रा ऑफिस जो है, यहाँ पर आप लोग किस मसले में आए हैं? क्या आप यहाँ पर बातचीत हो रही है? क्या किस वजह? मेरे पापा को अम्मी को बुलाया, अंदर बात चलनी है, अभी डिस्कस हुआ नहीं है। क्या बात हुई है अभी हमें कुछ मालूम नहीं है। क्या वो अंदर कब? 2 घंटे हो गए हैं। 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। चलिए, तो लगातार 2 घंटों से जो परिजन है, उनके माँ बाप है, वो अंदर मौजूद है। एसडीएम के साथ उनकी बातचीत हो रही है
अब उसका रिजल्ट क्या आता है वो देखने के बाद, वो आने के बाद ही पता चलेगा। और भी जो सामाजिक लोग हैं वो भी ये साथ में खड़े हैं उनके इस मसले पर, तो ये बड़ी बात है, समाज को खड़ा होना चाहिए खास करके ऐसे मुद्दों पर। जब किसी महिला के साथ इस तरह की दुर्घटना होती है तो समाज के तमाम लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए। क्या नाम हो आपका? मैं मोहम्मद मुर्तजा गोविंदपुरी से हूँ। आप लोगों को कैसे संपर्क हुआ? ये मेरे दोस्त के रिलेटिव हैं, तो आज सुबह इनका मेरे पास फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद मैं तुरंत ही बुलाने पे मैं तुरंत इनके पास आया हूँ। और आने के बाद जो मुझे इनके माध्यम से जो संज्ञान में आया है वो यही मुद्दा है कि इनकी लड़की के साथ जास्ती हुई है और उसके साथ काफ़ी टाइम से लोग जो ससुराल वाले हैं उनके तरफ से इन पे दबाव डाला जा रहा था और परेशान किया जा रहा था और ससुराल वालों की ओर से उत्पीड़न लगातार? हाँ जी, लगातार हो रहा था इनके। तो उसी मसले पे मैं आया हूँ और मालूम हुआ मुझे, जैसा इनके माध्यम से मालूम हुआ कि आज हमारे जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने बुलाया हुआ है, जबकि देखा जाए तो इनके तरफ से अभी कोई भी शिकायत नहीं की गई है। ना तो अभी थाने में कोई शिकायत इन्होंने की है, क्योंकि ये खुद बाहर से आए हैं। इनको यहाँ के ये कहाँ से आए हैं? ये बुलंदशहर से आ रहे हैं अभी। तो ये खुद आए हैं यहाँ, ये गोविंदपुरी का केस है, तो इनको आते ही एफआईआर इनका होना चाहिए था। जो एफआईआर नहीं हुआ, ये काफ़ी अभी परेशान है, इनके लड़की के साथ ऐसा हुआ है। मसले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज अभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, जब इनके तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई तो एसडीएम साहब ने किस बिना पे इनको बुलाकर और अंदर जो भी इनका बयान है वो दर्ज कर रहे हैं। आवेदन किसी तरीके का दिया गया? नहीं, इनके तरफ से कोई नहीं है। हाँ, मुझे जहाँ तक संज्ञान में आया है कि लड़के वालों का अच्छा साठगांठ है पुलिस से भी, और मतलब जो अपने बड़े अधिकारी हैं उनसे भी है। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि किसी तरीके से इस केस को डाइवर्ट कर दिया जाए और जो भी मसला है वो हल्के में निपट जाए। प्रशासन की जो मिली भगत है उस पर भी आपको शक? बिल्कुल। अगर नहीं होता तो एसडीएम साहब पहले एफआईआर लॉन्च करवाते और उसके बाद जो मसले में होता वो जांच का विषय था, वो जांच होना चाहिए था। जांच होने के बाद उस पर आगे जो भी कार्रवाई होती वो होता। अभी तक इनको ये नहीं पता कि इनकी बॉडी कहाँ है, पोस्टमार्टम हुआ है नहीं हुआ है, तो बयान आप किस आधार पे बयान कर रहे हो इनका? तो ये सबसे बड़ा मसला है जो मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो अपना एसीपी साहब हैं प्रदीप जी, और जो गुरुदेव जी हैं जो एसएचओ हैं गोविंदपुरी, उनके संज्ञान में भी इसको लेके जाना चाहिए और उन्हें भी इस मसले पे जो भी है एफआईआर करके और जो जांच की प्रतिक्रिया है उसको आगे चलाना चाहिए। और जो ये बाहर से आए हैं, जो हमारी दिल्ली का जो छवि दिन पे दिन खराब होता जा रहा है इस मसले पे, अभी आप थोड़ा टाइम पहले भी देख रहे थे, यहीं ऑफिस से ही एक लड़की का मुद्दा हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो बार बार ऐसा मुद्दा क्यों आ रहा है हमारे यहाँ पे? ठीक है, उस पर भी करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस पर उचित जांच हो। और जो ये लोग आए हैं यूपी से, जो अपने बेटी को देखने के लिए आए, अपने बेटी से मिलने के लिए आए, जो अभी तक आने के बाद अभी तक मिल नहीं पाए, तो इस पर आप लोग के माध्यम से भी बात जानी चाहिए, बड़े अधिकारियों के पास बात जानी चाहिए और इस पर सही जो भी फैसला है वो आना चाहिए। ये थी हमारी एक रिपोर्ट। जिस तरीके से लगातार महिला उत्पीड़न में इजाफा हो रहा है, चाहे आप कहीं भी देख ले, देश के अलग अलग हिस्सों में आपको यही तमाम चीज़ें आपको मिलती है। उत्पीड़न के नाम पर लगातार बेटियां शिकार होती है, चाहे वो किसी तरीके का उत्पीड़न हो। और ये देश की राजधानी, और राजधानी का जब ये हाल होगा तो आप समझ सकते हैं कि देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में किस तरीके के हालात पैदा होते होंगे। तो ये परिवार जो इंसाफ की मांग कर रहा है, और ये परिवार के जो मृतक है उनके जो माता पिता है वो अंदर मौजूद हैं। एसडीएम से बात हो रही उनकी, लेकिन एसडीएम से बात होने के बाद क्या इनको पूरी तरीके से इंसाफ मिल पाएगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन हफीज के साथ मैं अब्रारुल हक रहमानी, एसडीएम ऑफिस बत्रा, एनसीआर समाचार।